हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अमेरिका में एक आदमी अपनी मरी हुई बीवी के एक्सरे लेकर टीवी पर बैठ गया। ये इतनी बड़ी घटना थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मोबाइल फोन यूज के लिए नया कानून ही बनवा दिया। साल 1992 फ्लोरिडा, एक आदमी अपनी मर चुकी बीवी के ब्रेन स्कैन्स लेकर अदालत पहुंचता है और उसने दावा किया कि उसकी बीवी मोबाइल फोन के रेडिएशन की वजह से कैंसर होने के कारण मर गई। अब कोर्ट ने डॉक्टर बुलवाए, डॉक्टर्स ने स्कैन देखे और उनके होश उड़ गए। ट्यूमर बिल्कुल उसी जगह था जहां फोन का एंटीना दिमाग से मतलब सर से टच होता था। उस जमाने के मोबाइल फोन्स में एंटीने होते थे। इसके बाद अदालत ने निप्पॉन इलेक्ट्रिक, जिसने वो मोबाइल फोन बनाया था, उसे बुलवा लिया कि बेटा जरा यहाँ आओ, ये भाई साहब जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ अगर तुम्हारे पास कुछ है तो जरा दिखाओ, लाओ जरा सेफ्टी सर्टिफिकेट दिखाओ। अब भैया कंपनी बोली मिलोड सर्टिफिकेट तो अपने पास है ही ना। मिलोड ने पूछा भैया क्यों ना है, तो कंपनी बोली सर अपन लोगों ने टेस्ट करे ही ना, मतलब अपन को लगा कि कम पावर की वेव से क्या ही नुकसान कर लेंगी। अब भैया मिलोड भड़क गए, कंपनी से बोले अबे तुम पगला गए हो क्या, मतलब बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के तुमने करोड़ों लोगों के हाथ में ये तामझाम थमा दिए जिसे तुम ये भी साबित नहीं कर सकते कि ये सुरक्षित है या नहीं। अब मोबाइल कंपनी को कोर्ट में घसीटने वाला था डेविड रेनार्ड, जो 1993 में अमेरिका के सबसे बड़े टॉक शो यानी कि लैरी किंग लाइव पर अपनी पत्नी के ट्यूमर के सारे स्कैन्स लेकर बैठ गया। अब इस टॉक शो को करोड़ों लोगों ने देखा और पूरे अमेरिका में ऐसा डर फैला कि मोबाइल कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे होने लगे। अब इसके बाद कोर्ट का डंडा चला, लेकिन मोबाइल कंपनियां फिर भी बचकर निकल गई। देखो कोर्ट की फटकार के बाद जुर्माने से बचने के लिए अलग अलग मोबाइल कंपनीज ने रिसर्च में अंधा पैसा लगा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि भैया मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर होता ही ना। अब मामले को गर्म होता हुआ देख अमेरिकी सरकार भी बीच में कूद गई और उस दौर की रिसर्च में मोबाइल फोन के रेडिएशन और कैंसर के बीच में कोई भी सीधा संबंध निकल कर नहीं आया। ये केस 1993 में शुरू हुआ था और 1995 में कोर्ट ने कंक्लूसिव एविडेंस के अभाव में इस केस को डिसमिस कर दिया। लेकिन भैया केस खत्म होने से सवाल खत्म नहीं हुआ। मतलब अगर कंपनी के पास सेफ्टी टेस्ट थे ही नहीं, कोई सर्टिफिकेट था ही नहीं, तो सेफ और अनसेफ मोबाइल की पहचान कैसे होगी। और इसी सवाल का जवाब था सार वैल्यू। उस जमाने में ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ कि अमेरिकी सरकार भारी दबाव में आ गई और उन्होंने मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिसे आज हम सार वैल्यू के नाम से जानते हैं। सार वैल्यू बोले तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब आपकी बॉडी कितना रेडिएशन सोख रही है। आज के समय दुनिया के हर देश के हर मोबाइल में, मतलब मोबाइल पर सार वैल्यू लिखी हुई होती है। भारत में ये वैल्यू 1.6 वॉट पर किलोग्राम है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ दिमाग में एक सवाल आता है, अगर रेडिएशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या फिर उस स्थिति में दूर बैठकर किसी पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? और यही था वो सवाल जिसका जवाब अमेरिकी रिसर्चर्स ढूंढ रहे थे। लेकिन क्यों ढूंढ रहे थे, तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन मिलिट्री पर एक हमला हुआ था और ये हमला भूतों ने किया था। मजाक में मत लेना, ये घटना वेल डॉक्यूमेंटेड है। आओ पूरा किस्सा समझाता हूँ। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिकन मिलिट्री ने दुश्मन के जहाजों को ढूंढने के लिए नए नए रेडार लगाए थे। अब इन रेडार स्टेशंस पर काम करने वाले टेक्नीशियंस के साथ भूतिया घटना होने लगी, मतलब उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी पर कोई दिखाई ना दे। अब ये कानों का कीर्तन इतना बढ़ गया कि वहां पर कोई काम करने को राजी ना हो। इसके बाद अमेरिकन मिलिट्री घबरा गई। उन्हें ये लगा कि उनके ऊपर किसी बहुत ही एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी से हमला कर दिया गया है। लेकिन भाई साहब इस सच को पूरी तरह से दबा दिया गया। मिलिट्री ने अपने सोल्जर से ये कहा, अरे जंग चल रही है, उसका तनाव है, तुम बेवजह भ्रमित हो रहे हो, जाओ आराम करो और रोटेशन में काम करना शुरू करो, शिफ्ट को छोटा रखो और एक दूसरे से बात करते रहो, तनाव कम होगा तो दिमाग सेंटर में रहेगा। लेकिन इससे कोई फर्क ना पड़ा, जबकि अमेरिकन मिलिट्री ने इस मामले को मानसिक बीमारी बताकर रफा दफा कर दिया, जिसका कारण था फौजियों में एक अनजाने हथियार के हमले के डर को फैलने से रोकना। और ये खबर पहुंची OSRD के पास, यानी ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो आज आप जिसे डारपा कहते हो, उससे पहले था आरपा और उससे भी पहले था OSRD। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत का DRDO, यानी कि मिलिट्री के लिए रिसर्च करना और नए नए हथियार बनाना। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बदलते रहे लेकिन इनका रोल नहीं बदला और अब ये इस घटना में इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी और फिर उसके बाद अपनी रिसर्च को ही दबा दिया। नेशनल सिक्योरिटी के
नाम पर दबा दिया। 14 साल बाद 1961 में एलन एच फ्रे ने इस भूत को अपनी लेबोरेटरी में पकड़ लिया और उस रिसर्च से जो निकला उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये आवाजें कोई वहम नहीं थी और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये आवाजें कान के रास्ते आ ही नहीं रही थी। आओ इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आप गांव देहात में गए होंगे तो आपने टीन की छत जरूर देखी होगी, और अगर गर्मियों में गए हो तो आपने नोट करा होगा कि तेज धूप में टीन की छत अपने आप कड़क कड़क की आवाज करने लगती है। देखो, गर्मी पड़ती है, टीन गर्म होती है और एक्सपेंड होती है, और ये हल्की सी हरकत एक आवाज को पैदा करती है, और इसी फिनोमेना को हम फ्रे इफेक्ट कहते हैं। यानी ये भूतिया आवाजें बाहर से नहीं आ रही थी बल्कि सिर के अंदर पैदा हो रही। और ऐसा हो क्यों रहा था, अब जरा ये समझो। दरअसल 1945 में रडार से निकलने वाली माइक्रोवेव अमेरिकन रडार ऑपरेटर्स के भेजे को फ्राई कर रही थी, यानी गर्म कर रही थी। जैसे माइक्रोवेव खाने को गर्म करता है, बिल्कुल वैसे ही दिमाग पर भी इस गर्मी का असर हो रहा था। अब इसका नतीजा ये निकला कि दिमाग में कंपन शुरू हो गया, और यही कंपन आवाजें पैदा कर रहा था, जैसे टीन की छत आवाज कर रही थी, और मिलिट्री के लोग इसे भूतिया आवाज समझकर बैठ गए। जैसे ही ये रिसर्च बाहर आई, CIA और मिलिट्री के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें इसमें एक हथियार की संभावना नजर आने लगी। देखो, अमेरिका का एक पुराना फॉर्मूला रहा है, जिस टेक्नोलॉजी में उसे फ्यूचर दिखाई दिया उसमें सबसे पहले रिसर्च और पैसा झोंक दो। 1961 में ये रेस माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की थी, और आज ये रेस है AI की, जिसमें एनवीडिया जैसी अमेरिकन कंपनीज सबसे आगे दौड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत में बैठा हुआ एक आम आदमी इस AI ग्रोथ का हिस्सा कैसे बन सकता है। तो आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रोज भागते हुए AI या किसी भी US स्टॉक्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट कैसे करें। तो IND मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप विदेशों में जैसे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर US स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस चार्ट के मुकाबले उनका परफॉर्मेंस साफ दिखाई दे रहा है, यानी US स्टॉक्स ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर एनवीडिया का ही उदाहरण ले तो एनवीडिया जैसे टेक जायंट्स ने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स को करीब 22,000% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 10 साल पहले एनवीडिया में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 3.39 करोड़ होती, जिसमें 2.39 करोड़ एनवीडिया के स्टॉक रिटर्न से आता और 98.97 लाख डॉलर के रुपए के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बनता। IND मनी में आप 100 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से किसी भी कंपनी का फ्रैक्शन शेयर खरीद सकते हो, और जैसे जैसे शेयर ग्रो करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसी रेट से ग्रो होगी। या फिर आप ETFs में SIP भी कर सकते हो, और जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी आपका पार्ट भी वैसे ही ग्रो करेगा। अब अगर बात करें टैक्सेशन की, तो IND मनी ने यूजर के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। UX टैक्स रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने ITR फाइलिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट कैसे करें, तो उसके लिए आपको अपना नाम, पता, बैंक डिटेल, पैन कार्ड जैसी सिंपल KYC फॉर्मेलिटीज पूरी करके एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है। IND मनी में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और AMC दोनों जीरो हैं। IND मनी एक GAP लाइसेंस ब्रोकर है जो IFSCA द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भारतीय कानून के अंडर पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो IND मनी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सकता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आज की AI रेस से वापस चलते हैं 1961 की माइक्रोवेव वाली रेस पर। देखो, फ्रे की रिसर्च देखकर CIA के कान यूं ही नहीं खड़े हुए थे। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन में अमेरिकन एम्बेसी पर रेडियो वेव से हमला हो रहा था। अब हमले की खबर CIA को तो लग गई, लेकिन CIA ने ये खबर बाहर नहीं जाने दी। मतलब एम्बेसी में काम कर रहे अपने लोगों तक को CIA ने इस खबर की भनक तक ना लगने दी कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, सोवियत यूनियन ने हमला क्यों किया, और दूसरा, आखिर CIA ने अपने ही लोगों से ये बात क्यों छुपाई। तो इसे भैया एक उदाहरण से समझो। मान लो आपके हाथ में एक टॉर्च है, रुक जाओ दिखाता हूँ, ठीक है, ये रही टॉर्च। अब आपने इस टॉर्च की रोशनी को एक शीशे पे मारा, मान लेते सामने कोई शीशा है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए भैया, रोशनी जाएगी, शीशे से टकराएगी, वापस आएगी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है जिस डायरेक्शन में शीशा होगा। लेकिन अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति को बदल दो। मान लेते हैं कि जिस शीशे पर रोशनी टकरा रही है वो धीरे धीरे हिल रहा है, या तेजी से हिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस नई परिस्थिति में क्या होगा, तो भैया जो रोशनी शीशे से टकरा रही है, मतलब टकरा के वापस जा रही है, वो हिलती हुई नजर आएगी। और यही बात समझने की है, अगर समझ में नहीं आई तो अब आ जाएगी। पहले इसे रख देता हूँ। देखो, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन एम्बेसी में सीक्रेट मीटिंग होती थी। अब सोवियत यूनियन वाले उन कमरों की दीवार में जो खिड़कियां लगी थी, यानी कांच लगे थे, उनके ऊपर माइक्रोवेव मारते थे, मतलब
मतलब माइक्रोवेव किरणें मारते थे। अब जैसे ही कमरे के अंदर कोई बातचीत होती तो उसकी वजह से उन शीशों में हल्का सा कंपन होता। अब ये माइक्रोवेव उस शीशे से टकराती और क्योंकि शीशा कप कपा रहा है या कंपन पैदा कर रहा है तो ये कंपन उस माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बदल देती, मतलब उसमें बदलाव ले आती। अब ये टकराकर वापस जाने वाली माइक्रोवेव जब रिसीवर पर रिसीव होती तब इस मैसेज को डिकोड करने का काम किया जाता और इसे फिजिक्स की भाषा में माइक्रोवेव डॉपलर वाइब्रोमीट्री कहते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि भैया ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, नहीं भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं। सोवियत वाले एमपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे। एमपीटी बोले तो माइक्रोवेव पावर ट्रांसमिशन। देखो, सोवियत यूनियन ने अमेरिकन एम्बेसी की दीवारों में छोटे छोटे बग प्लांट करे थे। अब बग होता है मतलब एक ट्रांसमीटर समझ लो आप। अब ये ऐसे होते हैं कि ये जब ही काम करेंगे जब आप इन्हें ऊर्जा दोगे, मतलब आसान भाषा में समझ लो कि इन्हें एक्टिवेट कर पाओगे। तो ये जो माइक्रोवेव आ रही थी ये इन्हीं बग्स को एक्टिवेट कर रही थी और ये था सोवियत यूनियन के हमले के पीछे का असली कारण। लेकिन अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों था? आओ ये भी समझा देता हूँ। देखो, साल 1953 में अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने रूटीन चेकिंग के दौरान ये देखा कि मॉस्को में एम्बेसी की बिल्डिंग पर लगातार माइक्रोवेव किरणों की बौछार हो रही है। अब खबर लगते ही सीआईए हरकत में आ गई। डिटेक्टर्स लगाए गए और ये पाया कि भैया पूरी की पूरी बिल्डिंग ही माइक्रोवेव में नहाई हुई है। लेकिन उन्होंने 1973 तक यानी कि पूरे 23 साल तक अपनी ही एम्बेसी में काम करने वाले राजदूतों, स्टाफ और उनके परिवार वालों को इस चीज की भनक तक न लगने दी। और इसके दो बड़े कारण थे। पहला था स्टाफ को गिनी पिग यानी कि लेबोरेटरी का चूहा बनाना। देखो, अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसी के हाथ जैकपॉट लग गया था। वो खुद ये जानना चाहते थे कि इंसानों पर लंबे समय तक माइक्रोवेव रेडिएशन का क्या असर होगा। उनके हाथ मुफ्त में ये मौका लग गया था और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने चुपके से प्रोजेक्ट पेंडोरा शुरू कर दिया, जिसे बाद में शायद प्रोजेक्ट बिजार भी कहा गया था। सीआईए हर साल मॉस्को से लौटने वाले अपने स्टाफ के गुपचुप ब्लड टेस्ट और मेडिकल चेकअप करते थे, ये देखने के लिए कि रेडिएशन का इंसानी दिमाग पर, खून और सेल्स पर क्या असर पड़ रहा है। यानी अपने ही लोगों को उन्होंने लैब का चूहा बना दिया। ये तो था पहला कारण। और दूसरा कारण था अपनी जासूसी तकनीक का राज छुपाना। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तो भाई साहब आप ऐसे समझो, अगर अमेरिका सोवियत वालों से ये कह देता कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब हमें सब कुछ दिख रहा है, तो सोवियत वाले समझ जाते कि अमेरिका उनसे भी ज्यादा एडवांस जासूसी टेक्नोलॉजी लेकर बैठा हुआ है। इसके बाद सोवियत वाले अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाए थे। लेकिन भैया सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन माइक्रोवेव रेडिएशन का नतीजा क्या निकला? तो भैया एम्बेसी में काम करने वाले स्टाफ को हर वक्त सर में अजीब सा दर्द महसूस होता था, मतलब थकान रहती थी, याददाश्त भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। और ये घटना इतनी बड़ी थी जिसे एक स्पेशल नाम तक दिया गया था, यानी मॉस्को सिंड्रोम। यही था मॉस्को सिंड्रोम। अब अगर बात इतने तक रह जाती तो भी ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब मॉस्को में तैनात 3 राजदूत एक के बाद एक कैंसर से मारे गए। चार्ल्स बोहलन की मृत्यु 1969 में कैंसर से हुई। इसके बाद ल्यूविलिन थॉमसन ये 1972 में कैंसर से मारे गए। फिर वाल्टर स्टोसेल, इन्हें 1975 में लुकेमिया हो गया और ये 1986 में मारे गए। भाई साहब 3 एम्बेसडर मर गए, लेकिन एम्बेसी के बाहर दुनिया को कुछ भी ना पता था। और 23 साल बाद ये राज खुल गया। इस राज को किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि अमेरिका के बजट ने खुद ही उगल दिया। देखो, अमेरिकी सरकार ने मॉस्को एम्बेसी में सीक्रेट डिटेक्टर्स लगाने, बिल्डिंग की दीवारों को बदलने और खुफिया प्रोजेक्ट पेंडोरा की लैब चलाने के लिए बजट में भारी भरकम पैसा अलॉट किया था। और भैया जब पत्रकारों ने सरकारी खर्चे की फाइलें खंगाली तो उन्हें यह दिखा कि मॉस्को एम्बेसी के नाम पर मोटा पैसा बहाया जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब ही ना है। बस यहीं पर पत्रकारों ने खुदाई शुरू कर दी। इसके अलावा एम्बेसी के अंदर काम कर रहे ऑफिशियल ने प्रोजेक्ट पेंडोरा और मॉस्को सिग्नल से जुड़ी सीक्रेट फाइलों की फोटोकॉपी सीधे पत्रकारों तक पहुंचा दी। इन कागजों में साफ साफ लिखा था कि एम्बेसी में रेडिएशन लेवल नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा है और सरकार इस पर सीक्रेट रिसर्च कर रही है। फरवरी 1976 में अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर हेडलाइन छाप दी कि भैया मॉस्को में बैठे हमारे डिप्लोमेट और उनके बच्चों पर सरकार की रजामंदी से माइक्रोवेव रेडिएशन डाला जा रहा है। अब खबर जैसे ही बाहर आई, अमेरिकी जनता ने सारे तार जोड़ दिए। अखबार में छपी इन खबरों ने अमेरिका में भूचाल ला दिया। इसके बाद एम्बेसी में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड के हाथ पैर फूल गए, उन्हें अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आने लगी। और तब अमेरिकी सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए एम्बेसी की बिल्डिंग में ताबड़तोड़ बदलाव किए। सबसे पहले खिड़कियों पर एल्यूमिनियम जाली जो माइक्रोवेव तरंगों को रोकने के लिए फराडे केज की तरह काम करने लगी। फिर कमरों के अंदर सीक्रेट शील्डिंग, यानी कि जिन कमरों में राजदूत बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे उनकी दीवारों को पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया
दिया गया ताकि अंदर की कोई भी बात बाहर ना जा सके। और भैया इसके बाद दिया गया डेंजर अलाउंस, यानी मॉस्को में काम कर रहे स्टाफ की सैलरी को बढ़ा दिया गया। लेकिन भैया जब कर्मचारियों ने अपनी बीमारी और इलाज का खर्चा अमेरिकी सरकार से मांगा तो अमेरिकी सरकार ने साफ पैंतरा बदल दिया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये मानने से मना कर दिया कि मॉस्को एम्बेसी में हुई कैंसर मौतों और दूसरी बीमारियों के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन जिम्मेदार है। मतलब सरकार ने कहा कड़ियां तो जुड़ रही हैं, पर हमारे पास इसका कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। अब ऐसा क्यों, ये समझो। देखो, मोबाइल फोन के रेडिएशन को स्टडी करने के लिए 20-30 साल तक हजारों लोगों के मोबाइल यूज और उनकी हेल्थ में आए हुए बदलाव का डाटा चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट का स्केल बहुत बड़ा है, इसका रिजल्ट बहुत धीमा है, इसे करने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और इसे करके किसी भी देश की सरकार को कोई फायदा ना है, बल्कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एक जमा जमाया टेलीकॉम बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस चीज को जरा दूसरे नजरिए से देखो। भाई साहब, CIA ने लाखों डॉलर फूंक दिए, बंदरों को माइक्रोवेव के सामने बैठा दिया, तो उन्हें मिला क्या? दिमाग कंट्रोल कर रहा कोई रिमोट, या पूरा प्रोजेक्ट ही हवा हवाई था? देखो, प्रोजेक्ट पेंडोरा के अंदर पहले बंदरों को कुछ अलग अलग काम करना सिखाया गया। मतलब किसी को तय समय पे कोई काम करना था, किसी को लाइट जलानी थी, किसी को कोई स्विच बंद करना था। अब इसके बाद उन बंदरों पर अलग अलग पैटर्न और अलग अलग इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम ज्यादा करके माइक्रोवेव किरणें छोड़ी गई। मतलब उनके ऊपर माइक्रोवेव किरणें मारी गई, जिसका मकसद था ये जानना कि आखिर इससे बंदरों के द्वारा किए जा रहे काम पर क्या बदलाव आता है। और भैया ऑफिशियल डाटा के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस गिर गई। बस फिर क्या था, CIA के अधिकारियों को लगा कि भैया अब तो हथियार बनाएंगे, और इसीलिए CIA ये प्रयोग इंसानों पर करना चाहती थी। लेकिन कोई इंसान अपनी मर्जी से ये प्रयोग तो ना करने देगा। और यही वो समय था जब CIA को सोवियत यूनियन के द्वारा उनकी एम्बेसी पर माइक्रोवेव किरणों के प्रयोग के बारे में पता लगा। इसीलिए तो CIA चुप बैठी थी। मतलब खर्चा सोवियत वाले कर रहे थे, रेडियो वेव वो मार रहे थे, और CIA को फ्री का डाटा मिल रहा था। लेकिन अब अमेरिकी पत्रकारों ने सारा भांडा फोड़ दिया, तो सरकार ने ये कहकर कि प्रोजेक्ट पेंडोरा से कुछ खास हासिल ना हुआ, इसे बंद कर दिया, जो सफेद झूठ था। क्योंकि अगले कुछ दशकों में ऐसे ऐसे वेपन सिस्टम सामने आए जिनका नाम सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मार्वल की कोई फिल्म हो। भाई साहब, मेडुसा, थॉर, एड्स, ये सारे हथियार इसी रिसर्च पर खड़े हुए थे। लेकिन इन्हें समझाने से पहले जरा आयरन मैन मूवी का ये सीन याद करो। अब मूवी में दिखाया गया ये डिवाइस तो फिक्शनल था, लेकिन इस डिवाइस ने जिस कमजोरी को टारगेट किया वो बिल्कुल रियल थी। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया क्या ये सोनिक टेजर बनाना थ्योरेटिकली पॉसिबल है? अरे तो चिंता क्यों करते हो, हाउ बनवा देता हूँ। लेकिन एक फर्क समझ लो, अब तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करी है, जबकि आयरन मैन का ये डिवाइस एक साउंड वेपन है, यानी अल्ट्रासाउंड पर काम करता है। दोनों टेक्नोलॉजी तो अलग है, लेकिन दोनों टेक्नोलॉजी का टारगेट ये सेम है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम। अब इस सीन को ध्यान से देखो। यहाँ ओबर्ट आइंस्टाइन ने टोनी स्टार्क के कान के पास एक छोटा सा सोनिक टेजर चलाया। एक अजीब सी आवाज आई। मतलब टोनी होश में तो रहा, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया। इस फिल्म में दिखाया गया फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था कि भैया कान में आवाज गई, दिमाग सुन हो गया और पूरा बॉडी सिस्टम हैंग कर गया। अब ये बनेगा कैसे, जरा ये समझ लो। देखो, इसका नाम है सोनिक टेजर, यानी कि ये दो काम करेगा। पहला तो शरीर का बैलेंस बिगाड़ देगा ताकि आदमी जमीन पर गिर जाए। दूसरा, मोटर सिग्नल्स को इस तरीके से डिस्टर्ब करेगा कि मोटर सिग्नल्स हमारे शरीर की हरकतों को कमांड और कंट्रोल करना ही भूल जाएंगे। देखो, सोनिक टेजर एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज को कान के पास छोड़ेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कान सिर्फ आवाज नहीं सुनता, बल्कि पूरे शरीर का बैलेंस भी संभालता है। मेडिकल साइंस में वैम्प नाम के टेस्ट में ये साबित हो चुका है कि खास फ्रीक्वेंसी के साउंड शरीर के बैलेंस का बैंड बजा सकते हैं। बस हमें इसी फ्रीक्वेंसी का साउंड चाहिए और सही इंटेंसिटी का चाहिए। अब जैसे ही दिमाग कंफ्यूज होगा, शरीर का बैलेंस गायब और बंदा सीधा जमीन पर लेट जाएगा। अब इसके बाद फोकस्ड अल्ट्रासाउंड से मोटर सिग्नल्स को कमजोर किया जाएगा, जिससे शरीर की प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाएगी या बेकार भी हो सकती है। लेकिन इसमें एक समस्या भी है। हर इंसान की खोपड़ी की शेप अलग है, हड्डी की डेंसिटी अलग है, तो सबके ऊपर ये हथियार काम नहीं कर पाएगा। अब इसका इलाज क्या हो? तो देखो, इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो एक खेत के चारों तरफ 10 लोग पाइप लेकर खड़े हैं और सबके सब एक ही सिंगल पॉइंट पर धार मार रहे हैं।
अब जब सबका पानी एक ही पॉइंट पर गिरेगा तो वहाँ गड्ढा होगा, कोई ना कोई बदलाव तो जरूर होगा। लेकिन अगर बीच में पत्थर है या कुछ और सामान रखा है तो ये धार टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। इनका इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा जितना पहले वाले केस में आ रहा था। अब हमारी खोपड़ी भी अल्ट्रासाउंड के साथ यही करती है, मतलब हड्डी एक जैसी मोटी नहीं है, उसकी डेंसिटी भी अलग है जो हर इंसान के साथ बदलती है। इसी वजह से अल्ट्रासाउंड वेव्स कहीं थोड़ी मुड़ती हैं और कहीं पर धीमी होती हैं। अब इस समस्या को कैसे सुलझाएं? तो भैया सुलझाने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा कि ट्रीटमेंट से पहले सीटी स्कैन से हमारी खोपड़ी का नक्शा बनाया जाता है कि भैया कहां पर हड्डी कितनी मोटी है, कहां पर कितनी पतली है। इसके बाद कंप्यूटर अल्ट्रासाउंड बीम का एंगल और टाइमिंग थोड़ा थोड़ा बदल देता है ताकि खोपड़ी का बिगड़ा हुआ ढांचा वेव्स के द्वारा स्कैनिंग में गड़बड़ ना कर सके, और इसी को टेक्निकल भाषा में मॉडल करेक्शन कहते हैं। अब यही काम सोनिक टेजर में एआई को करना पड़ेगा, यानी वो सिर की बनावट और पोजीशन को देखकर फोकस को एडजस्ट करेगा और अल्ट्रासाउंड के टारगेटेड बीम से मोटर सिग्नल को उधेड़ कर रख देगा, जिसका नतीजा होगा कि कोई भी आदमी होश में रहते हुए कुछ देर के लिए पूरी तरह से पैरालाइज हो जाए। अब सवाल ये आता है, क्या ये काम हमारे फोन से किया जा सकता है? तो भैया देखो, अभी के लिए कोई कर रहा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर फोन में या हेडफोन्स में जरूरी बदलाव कर दिए जाएं, जो कि एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है और इंजीनियर्स तो पैदा ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं, तो अगर ये समस्या सुलझ जाएगी तो ये हथियार भविष्य में सच हो जाएगा। इसे बनाना नामुमकिन नहीं है, वो सारी चीजें हमारे पास हैं जिनका इस्तेमाल करके ये हथियार बनाया जा सकता है। अब अगला सवाल ये है कि हम ऐसा कुछ बनाने के कितने करीब हैं? तो भैया अमेरिका का मेडुसा इससे काफी मिलता जुलता है, और मेडुसा का अर्थ है मॉब एक्सेस डेटरेंट यूजिंग साइलेंट ऑडियो। 2003-4 के आसपास यूएसए नेवी के रिसर्च प्रोग्राम में इसका प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट किया गया था। ये फ्रे इफेक्ट पर काम करता है, यानी माइक्रोवेव ऑडिटोरी इफेक्ट पर। ये माइक्रोवेव दिमाग में ऐसा शोर मचाती है कि आदमी बेचैन होकर पागलों की तरह भागता है। लेकिन माइक्रोवेव से किसी आदमी को भगाने का ये अकेला तरीका नहीं है। मेडुसा तो सर के अंदर शोर पैदा करता है, लेकिन दूसरा तरीका तो शरीर में आग ही लगा देता है। और यहाँ आता है एड सिस्टम, यानी एक्टिव डिनाइल सिस्टम, जिसे माइक्रोवेव तरंगे खाना गर्म करती हैं। ठीक बिल्कुल वैसे ही इस सिस्टम में माइक्रोवेव तरंगे इंसानी शरीर में पानी को उबालना शुरू कर देती है, जिससे स्किन के नीचे का पानी उबलता है और ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में किसी ने आग लगा दी हो, और इसके बाद कोई भी इंसान भाग खड़ा होगा। यानी मेडुसा ने दिमाग को टारगेट किया और एड्स ने इंसानों की स्किन को। लेकिन अमेरिका का अगला निशाना इंसान नहीं बल्कि मशीनें थी, और यहाँ आया थॉर, यानी टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर। ये माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके ड्रोन स्वार्म को पूरी तरह से गिरा सकता है। बस एक माइक्रोवेव का बर्स्ट और सारे ड्रोन नीचे। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब की सब फ्रे इफेक्ट और प्रोजेक्ट पेंडोरा की देन। लेकिन भैया असली सवाल तो रह ही गया, क्या आपके हाथ में मौजूद फोन कैंसर का कारण बन सकता है? देखो, सबसे पहले रेडिएशन के बेसिक को समझ लो। एक्सरे और गामा रे ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यानी इंसान के डीएनए को डैमेज करते हैं, जबकि मोबाइल फोन से निकलने वाला आरएफ रेडिएशन है, ये नॉन आयोनाइजिंग है, डीएनए को डैमेज नहीं करता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मोबाइल रेडिएशन कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई फोन ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करता है, जो कि आम तौर पर वीक सिग्नल, बेसमेंट, लिफ्ट, क्लोज रूम या गाड़ी चलाते वक्त या फिर टावर से बहुत ज्यादा दूरी होने पर आपकी बातचीत को कंटिन्यू करने के लिए मोबाइल को करना पड़ता है, उस स्थिति में आपका फोन रेडिएशन को बढ़ा देता है। इसके उलट अच्छा नेटवर्क सिग्नल मिलता रहे तो फोन अक्सर कम पावर पर काम करता है, यानी रेडिएशन का खतरा कम है। अब मैंने इसे खतरा क्यों कहा? तो देखो, 2011 में WHO की कैंसर रिसर्च एजेंसी यानी IARC ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन की कैटेगरी में डाल रखा है। अब इस क्लासिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि मोबाइल से कैंसर होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भी लिमिटेड एविडेंस मिले हैं उन्हें देखकर इसकी पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि मोबाइल कैंसर कर सकता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से निकला क्या? मतलब वीडियो शुरू हुई थी मोबाइल रेडिएशन से, लेकिन हम वर्ल्ड वॉर 2 में पहुंच गए। मॉस्को की एम्बेसी देख ली, CIA का प्रोजेक्ट पेंडोरा देख लिया, आयरन मैन का सोनिक टेजर हो गया, थोर हो गया, मेडुसा हो गया या ADS सिस्टम हो गया। आखिर इन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत क्या थी? कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? देखो, अगर मैं आपको बस इतना बोल देता कि मोबाइल रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग है और इसलिए ये बिल्कुल सेफ है, तो ये आधा सच होता। और अगर मिलिट्री माइक्रोवेव वेपन्स को दिखाकर आपसे ये कहता कि भैया आपका फोन भी जानलेवा हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है, तो ये भी अधूरा सच होता। और पूरा सच जानने के लिए ही पूरी कहानी को समझना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग सवाल थे। पहला ये, क्या रेडियो वेव्स इंसानी शरीर या दिमाग पर असर डालती हैं?
हैं? और इसका जवाब हमें दिया फ्रे इफेक्ट, मॉस्को सिग्नल और प्रोजेक्ट पेंडोरा ने। और हमारा दूसरा सवाल यह था कि क्या यही असर एक नॉर्मल मोबाइल फोन की पावर बढ़ाकर लाया जा सकता है? तो भैया मेडुसा, थॉर और एडीएस ने हमें इसी का जवाब दिया है कि अगर फ्रीक्वेंसी या पावर को सही तरीके से मैनिपुलेट किया जाए तो ये चीजें वेपन की तरह भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और देखो, विज्ञान एक दिन में तो डेवलप ना हुआ, बल्कि इतिहास की सीढ़ी चढ़कर यहाँ तक पहुंचा है। और आज का विज्ञान यहाँ कैसे पहुंचा, इसे समझाने के लिए आपको मुझे इतिहास के बारे में बताना पड़ा। अब जरा दूसरी ज्ञान की बात पर आते हैं। आप अभी अपने फोन पर *#07# डायल करो और जादू देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।